नमस्कार दोस्तों, अब हम पाचन एवं अवशोषण पाठ का दूसरा भाग पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भोजन का पाचन। भोजन का पाचन पाचन की प्रक्रिया यांत्रिक एवं रासायनिक विधियों द्वारा संपन्न होती है। मुख गुहा की मुख्यतः दो प्रकार है: भोजन का चर्वण, निगलने की क्रिया। लार की मदद से दांत और जीवा भोजन को अच्छी तरह चबाने एवं मिलाने का कार्य करते हैं। लार की श्लेषक भोजन कणों को चिपकाने एवं उन्हें बोलस में रूपांतरित करने में मदद करता है। इसके उपरांत निगलने की क्रिया द्वारा बोलस ग्रसनी से ग्रसिका में चला जाता है। बोलस पेशीय संकुचन का क्रमाकुचन यानी पेरिस्टालसिस द्वारा ग्रसिका में आगे बढ़ता है। जठर ग्रसिका अवरोधिनी भोजन के आमाशय में प्रवेश को नियंत्रित करती है। लार में विद्युत अपघट्य यानी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जैसे Na+, K+, Cl-, HCO3- और एंजाइम होते हैं। पाचन की रासायनिक प्रक्रिया मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट को जल अपघटित करने वाली एंजाइम टायलिन या लार एमाइलेज की सक्रियता से प्रारंभ होती है। लगभग 30% स्टार्च इसी एंजाइम की सक्रियता pH 6.8 से द्विशर्करा माल्टोज में अपघटित होती है और इसका कुछ इस तरह नियंत्रण किया जा सकता है। स्टार्च लार एमाइलेज और pH 6.8 पे माल्टोज में बदल जाता है। लार में उपस्थित लाइसोजाइम जीवाणुओं के संक्रमण को रोकता है। मलाशय के म्यूकोसा में जठर ग्रंथियां स्थित होती है। जठर ग्रंथियां में मुख्य रूप से 3 प्रकार की कोशिकाएं होती है, यथा म्यूकस का स्राव करने वाली श्लेष्मा ग्रीवा कोशिकाएं, पेप्टिक या मुख्य कोशिकाएं जो प्रोएंजाइम पेप्सिनोजेन का स्राव करती है, भीतीय या ऑक्सिनेटिक कोशिकाएं जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नैच कारक स्रावित करती है। नैच कारक विटामिन B12 के अवशोषण के लिए आवश्यक है। आमाशय 4 से 5 घंटे तक भोजन का संग्रहण करता है। आमाशय की पेशीय दीवार से संकुचन द्वारा भोजन अम्लीय जठर रस से पूरी तरह मिल जाता है, जिसे काइम कहते हैं। प्रोएंजाइम पेप्सिनोजेन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के संपर्क में आने से सक्रिय एंजाइम पेप्सिन में परिवर्तित हो जाता है, जो आमाशय का प्रोटीन अपघटनीय एंजाइम है। पेप्सिन प्रोटीनों की प्रोटियोज तथा पेप्टोन्स यानी पेप्टाइडों में बदल देता है। जठर रस में उपस्थित श्लेष्म एवं बाइकार्बोनेट श्लेष्म उपकला स्तर का स्नेहन और अत्यधिक सांद्रित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से उसका बचाव करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिनों के लिए उचित अम्लीय माध्यम pH 1.8 तैयार करता है। नवजातों के जठर रस में रेनिन नामक प्रोटीन अपघटनीय एंजाइम होता है, जो दूध के प्रोटीन को पचाने में सहायक होता है। जठर ग्रंथियां थोड़ी मात्रा में लाइपेज को भी स्रावित करती है। छोटी आंत की पेशीय स्तर कई तरह की गतियां उत्पन्न करता है। इन गतियों से भोजन विभिन्न स्रावों से अच्छी तरह मिल जाता है और पाचन की क्रिया सरल हो जाती है। यकृत अग्नाशय नलिका द्वारा पित्त, अग्नाशय रस और आंत्र रस छोटी आंत में छोड़े जाते हैं। अग्नाशय रस में ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन, प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज, एमाइलेज और न्यूक्लियेज एंजाइम निष्क्रिय रूप में होते हैं। आंत्र म्यूकोसा द्वारा स्रावित एंटेरोकाइनेज द्वारा ट्रिप्सिनोजेन सक्रिय ट्रिप्सिन में बदल जाता है, जो अग्नाशय रस के अन्य एंजाइमों को सक्रिय करता है। ग्रहणी में प्रवेश करने वाले पित्त में पित्तवर्णक, बिलीरुबिन एवं बिलीवर्डिन, पित्त लवण, कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड होते हैं, लेकिन कोई एंजाइम नहीं होता है। पित्त वसा के इमल्सीकरण में मदद करता है,
और उसे बहुत छोटे मिसेल कणों में तोड़ता है। पित्त लाइपेज एंजाइम को भी सक्रिय करता है। आंत्रश्लेष्मा उपकला में गॉबलेट कोशिकाएं होती हैं जो श्लेष्मा का स्राव करती है। पित्त कुछ इस प्रकार का दिखता है। म्यूकोसा के ब्रश बॉर्डर कोशिकाओं और गॉबलेट कोशिकाओं के स्राव आपस में मिलकर आंत्रस्राव अथवा सक्कस एंटेरिकस बनाते हैं। इस रस में कई तरह के एंजाइम होते हैं, जैसे ग्लाइकोसिडेज, डाइपेप्टिडेज, एस्ट्रेज, न्यूक्लियोसाइडेज। म्यूकस अग्नाशय के बाइकार्बोनेट के साथ मिलकर म्यूकोसा के अम्ल के दुष्प्रभाव से रक्षा करते हैं तथा एंजाइमों की सक्रियता के लिए आवश्यक क्षारीय माध्यम यानी pH 7.8 तैयार करता है। इस प्रकार सब म्यूकोसल ब्रूनर ग्रंथि भी मदद करती है। आंत में पहुंचने वाली काइम में उपस्थित प्रोटीन, प्रोटियोज और पेप्टोन अग्नाशय रस के प्रोटीन अपघटनीय एंजाइम निम्न रूप से क्रिया करते हैं। प्रोटीन, पेप्टोन और प्रोटियोज ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज से मिलकर डाइपेप्टाइड बनाते हैं। काइम के कार्बोहाइड्रेट अग्नाशयी एमाइलेज द्वारा डाइसैकेराइड में जलापघटित होते हैं। पॉलीसैकेराइड यानी स्टार्च एमाइलेज की मदद से डाइसैकेराइड बनता है। वसा पित्त की मदद से लाइपेजेस द्वारा क्रमशः डाई और मोनोग्लिसराइड में टूटते हैं। वसा लाइपेज की मदद से पहले डाइग्लिसराइड में, उसके बाद फिर मोनोग्लिसराइड में टूटता है। कुछ इस प्रकार से अग्नाशयी रस के न्यूक्लिक अम्लों को न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में पाचित करते हैं। न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियस से मिलकर न्यूक्लियोटाइड बनाता है और फिर वे न्यूक्लियोसाइड बनाता है। आंत्र रस के एंजाइम उपर्युक्त अभिक्रियाओं के अंतिम उत्पादों को पाचित कर अवशोषण योग्य सरल रूप में बदल देते हैं। पाचन के ये अंतिम चरण आंत के म्यूकोसल उपकला कोशिकाओं के बहुत समीप संपन्न होते हैं। डाइपेप्टाइड डाइपेप्टाइडेज से मिलकर अमीनो अम्ल बनाते हैं। माल्टोज माल्टेज से मिलकर ग्लूकोज और ग्लूकोज की 2 अणु बनाते हैं। लैक्टोज लैक्टेज के साथ मिलकर ग्लूकोज तथा गैलेक्टोज बनाते हैं। सुक्रोज सुक्रेज के साथ मिलकर ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज बनाते हैं। न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोटाइडेज के साथ मिलकर न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं और न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोसाइडेज के साथ मिलकर शर्करा और क्षारक बनाते हैं। डाई व मोनोग्लिसराइड लाइपेज की मदद से वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल बनाते हैं। ऊपर वर्णित जैव वृहद अणुओं के पाचन की क्रिया आंत्र के ग्रहणी भाग में संपन्न होती है। इस तरह निर्मित सरल पदार्थ छोटी आंत के अग्र क्षुदांत्र और क्षुदांत्र भागों में अवशोषित होते हैं। अपचित तथा अनअवशोषित पदार्थ बड़ी आंत में चले जाते हैं। बड़ी आंत में कोई महत्वपूर्ण पाचन क्रिया नहीं होती है। बड़ी आंत का कार्य है कुछ जल, खनिज एवं औषध का अवशोषण, श्लेष्म का स्राव जो अपचित उत्सर्जी पदार्थ कणों को चिपकाने और स्नेहन होने के कारण उनका बाह्य निकास आसान बनाता है। अपचित और अवशोषित पदार्थों को मल कहते हैं, जो अस्थायी रूप से मल त्यागने से पहले तक मलाशय में रहता है। जठरांत्रिक पथ की क्रियाएं विभिन्न अंगों के उचित समन्वय के लिए तंत्रिका और हार्मोन के नियंत्रण से होती है। भोजन के भोज्य पदार्थों को देखने, उनकी गंध अथवा मुख गुहा नली में उपस्थित लाल ग्रंथियों को स्राव के लिए उद्दीपित कर सकती है। इस प्रकार जठर और आंतरिक स्राव भी तंत्रिका संकेतों से उद्दीपित होती है। आहार नाल के विभिन्न भागों की पेशियों की सक्रियता भी स्थानीय एवं केंद्रीय तंत्रिकीय क्रियाओं द्वारा नियमित होती है। हार्मोनल नियंत्रण के अंतर्गत जठर और यांत्रिक म्यूकोजा से निकलने वाले हार्मोन पाचक रसों का स्राव और नियंत्रण करते हैं। जंतुओं की ऊर्जा आवश्यकताओं एवं भोजन में निहित ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में व्यक्त किया जाता है, क्योंकि अंत में सभी प्रकार की ऊर्जा
ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित होती है। इसको सामान्यतः कैलोरी अथवा जूल के रूप में मापा जाता है, जो 1 ग्राम जल के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने की ऊर्जा मात्रा है, क्योंकि यह ऊर्जा की अत्यल्प मात्रा है। अतः कार्य की वैज्ञानिक प्राय किलो कैलोरी अथवा किलो जूल इकाई के प्रयोग करते हैं। 1 किलो कैलोरी ऊर्जा की वह मात्रा है जिसकी आवश्यकता 1 केजी जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए होता है। पोषण विज्ञानी परंपरागत ढंग से किलो कैलोरी के कैलोरी अथवा जूल के रूप में व्यक्त करते हैं। एक कम कैलोरी मीटर 1 ग्राम खाद्य पदार्थ के पूर्ण दहन को मोचित ऊर्जा को खाद्य का स्थूल कैलोरी मान अथवा स्थूल ऊर्जा मान कहते हैं। 1 ग्राम खाद्य पदार्थ की वास्तविक दहन ऊर्जा उस खाद्य का कार्य की मान है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसु के स्थूल ऊष्मीय मान क्रमशः 4.1 किलो कैलोरी प्रति ग्राम है, 5.65 किलो कैलोरी प्रति ग्राम एवं 9.45 किलो कैलोरी प्रति ग्राम है, जबकि उनका कार्य की ऊर्जा मान क्रमशः 4 किलो कैलोरी प्रति ग्राम एवं 9 किलो कैलोरी प्रति ग्राम है। इस वीडियो में हमने सीखा भोजन का पाचन। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे पाचित उत्पादों का अवशोषण और पाचन तंत्र के विकार और अनियमितताएं। धन्यवाद।